जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का टोटल 50 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आप एग्जाम में सेम का सेम क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इसके पैटर्न जो है, जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हैं। तो इस पेपर को आप लास्ट तक देखिए। अगर आपने इस पेपर में अगर 40 क्वेश्चन कर लिया, यानी कम से कम 40 क्वेश्चन आपने सही सही कर लिया, तो आपका एग्जाम जो है इस बार आपका निकल जाएगा। तो आप इस पेपर को लास्ट तक देखिए और देखिए कि आप 40 क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन से कम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको तैयारी करने की और ज्यादा जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप आर्मी अग्निवीर क्लर्क का इंग्लिश का आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जो है इंग्लिश का क्लास आ गया है, स्टार्ट हो चुका है। तो अभी इसके लिए मात्र 999 में एक बार आपको पेमेंट करना है और कंप्लीट आपको आर्मी क्लर्क का इंग्लिश हो जाएगा, जो कि टारगेट है बैच है ये आपका सिर्फ और सिर्फ आर्मी क्लर्क के लिए है। तो आर्मी क्लर्क के लिए है तो सब कुछ लेवल हर चीज आपका मैं उसी लेवल से कराता हूं। अभी आप क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो अभी आपको 35 सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और आर्मी क्लर्क इंग्लिश का ई बुक आपको फ्री मिल जाएगा। आपको साथ साथ में 90 पैसे रिकॉर्डेड है वीडियो फॉर्मेट में, वो सारे मिल जाएंगे। आर्टिकल के वीडियो सारे रिकॉर्डेड हैं, वो भी मिल जाएंगे। ये प्रीपोजिशन, नॉन, PQRS, कॉमन एरर, सिनोनिम, एंटोनिम सारे वीडियो रिकॉर्डेड हैं पहले के बैच के, वो सारे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं। तो ये बैच के अलावा सारा ये कंटेंट आपका है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में कितने बाउंसरों की अनुमति दी जा सकती है। देखिए यहां पर, यानी कि अभी तक जो है टेस्ट क्रिकेट में कितने बॉल जो है, जो बाउंस जो होते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कि बाउंसर जो बॉल होता है कितने दिया जा सकता है उसको वहां पर, या 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो कि है 2। यानी कि 2 बॉल एक ओवर में बाउंस वो डाल सकता है बैट्समैन को। ठीक है, ये तो है टेस्ट क्रिकेट में। तो आप लोगों को ये पता कर लीजिए T20 में कितने। T20 में अभी तक जो है एक बाउंस को अलॉट किया गया है, एक बाउंस का मान्यता प्राप्त है, एक बाउंस ही डाल सकते हैं। तो इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल सतह से हवा प्रक्षेपण प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। यानी कि सतह से हवा में जो मार करने वाली मिसाइल है, इसमें से कौन सा है जो एक नहीं है। क्वेश्चन गौर से करिएगा, यहां पर नहीं है यहां पर दिया गया। कभी कभी बच्चे यहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं, क्वेश्चन यहां देखते हैं और डायरेक्टली आंसर कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहां पर कौन सा है जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है बराक 8, आकाश, त्रिशूल और अस्त्र। तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है अस्त्र। ठीक है, तो अस्त्र जो है ये आपको हवा से यानी कि एयर टू एयर, क्या कह सकते हैं, एयर टू एयर में मिसाइल है, ये अस्त्र है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। तो ये देखिए आपका, इसके बारे में एक और चीज जान लीजिए, ये भारत द्वारा पहला बनाया गया मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मैं अस्त्र के बारे में बात कर रहा हूं। अब आगे जाइए, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने में है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है। रेनबो में जो होता है रंगों का आपका क्रम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसको आप लोग गौर से देखिएगा और वो आप आंसर निकालिएगा। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को गौर कर लिया होगा, क्योंकि आपको अगर जीके जीएस का क्वेश्चन पता होता है तो आपको टाइम लगता नहीं है। इसीलिए इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। देखिए इसको याद करने के लिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, VIBGYOR। क्या होता है, विव ग्योर। आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, विव ग्योर। यानी कि वी से क्या बनता है, वायलेट बनता है। क्या बनता है, देखिए आप देख सकते हैं यहां पर वायलेट है। यहां पर वी से देखिए, वी से, आई से इंडिगो है, बी से ब्लू है, जी से ग्रीन है, वाई से येलो है, ओ से ऑरेंज और आर से है, यानी कहते सकते हैं
विव ग्योर। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ये इंद्रधनुष का जो रंगों का जो क्रम होता है ये होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाइए, कौटिल्य द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सा है? देखिए यहाँ पर कौटिल्य द्वारा जो लिखा गया है, क्या ये अर्थशास्त्र है या फिर एंटिका है या फिर आर्य मंजूश्री मूल कपा है या फिर राजत रंगिनी है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है, बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा। यहाँ पर है आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है अर्थशास्त्र। तो इसके बारे में एक चीज और आप पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए कौटिल्य को और क्या कहा जाता था? देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र जो है, यहाँ पर और भी यहाँ पर हो सकता है राइटर लिखा हो, लेकिन अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य को और दो नामों से जाना जाता है। एक तो है विष्णुगुप्त, एक है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त भी इसको कहा जाता है। क्या? कौटिल्य का नाम ही है विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे आ जाइए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने में यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन में से अपना आंसर आप मैच करिए और डायरेक्टली इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 4, जो कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर यूएन का कई बार आपको हेडक्वार्टर बोल दिया जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग याद कर लीजिए, इसका है न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क कहां पर है? तो ये है यूएसए में है। ठीक है ना, यानी कि आप याद रख लीजिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। और कभी कभी इसका स्थापना पूछेगा कि यूएन का जो है स्थापना कब हुआ था, तो इसका याद कर लीजिए आप लोग 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके लिए 2 इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, और इसका जो फाउंडेड यानी कि स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? देखिए यहाँ फाउंडेड का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर FOUNDED होता है। ठीक है ना, फाउंडेड यानी कि फाउंडेशन इसका जो है 24 अक्टूबर 1945 को। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, रीजनिंग से क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या क्या है? यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा आपको यहाँ पर पता करना है। अब देखिए यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, और सीरीज में क्या डिफरेंस है, क्या आप करना है आपको? 23 है और यहाँ पर 36 है, 59 है, 95 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं ये करता हूं तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 10 का यहाँ पर है, यहाँ मैं देख रहा हूं तो यहाँ पर डिफरेंस है आपका 13 का डिफरेंस है। यहाँ मैं देख रहा हूँ डिफरेंस तो आपका 23 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस मैं देख रहा हूँ तो एक तरह से मैं देख रहा हूँ कितना है, तो 6 और 3 यानी 36 का डिफरेंस यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज गौर करिए, अब 3 इसमें 3 है, इसमें 10 है, इसमें क्या है 13 है। देखिए यहाँ पर कोई ज्यादा मैच आपको क्लियर नहीं यहाँ पर आ रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ गौर कर लीजिए। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ 13, 23, 36 में देख रहा हूँ, 13, 23, 36 में देख रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपका 59 यहाँ पर आ जाए। तो कैसे आएगा, तो एक बार आपको देखिए ये भी गौर करना है आपको। देखिए 13, 23 को आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा, 36 निकल जाएगा। अब 36 और 23 को मैच ऐड कर दीजिएगा तो आपको इतना निकल जाएगा, और 36 और 59 को आप मैच कर दीजिएगा तो आपको इतना निकल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि पिछला 2 नंबर को ऐड करके अगला नंबर आपको निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर 59 को आप 95 में ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर निकल जाएगा। 9 5 14 है, 9 5 14 1 15, यानी कह सकते हैं कि 154 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक निश्चित कूट में, अब यहाँ पर DIARY को आपको ये लिखा जाता है और लुक को ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर LOAD को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में 99% चांस ये क्या होता है कि इसका कोडिंग होता है, यानी D का कोडिंग क्या है, @ है, I का कोडिंग 5 है, A का कोडिंग आपका स्टार है, फिर R कोडिंग परसेंटेज है और Y कोडिंग
4 है। उसी तरह से L का कोडिंग क्या है, डॉलर यहां पर है। अब O का कोडिंग हैज है, K का कोडिंग क्या है, तो 3 है। ऐसे कर दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन एक बार गौर कर लीजिएगा, ओवरव्यू ले लीजिएगा और डायरेक्टली आप आंसर मैच करके देखिएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब देखिए यहां पर इन दोनों में ढूंढिए कि L कहां पर है। L यहां पर है और L का कोडिंग क्या है, यहां पर डॉलर यहां दिया गया है। देखिए यहां पर डॉलर, देखिए डॉलर, देखिए ऑप्शन सभी में स्टार्ट यहां पर है। अब यहां मैं देखता हूं कि अब आपका क्या है, डी यहां पर है। तो देखो मैं एक बार फास्ट करने का तरीका बता रहा हूं। वैसे आप ओ का, ए का, डी का पता कर लीजिएगा, लेकिन यहां पर देखिए यहां ऑप्शन में देख रहा हूं कि स्टार स्टार @ और परसेंट यहां पर है। थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टली आपको डी से चलूंगा मैं। तो देखो डी का कोडिंग क्या है यहां पर, तो डी यहां पर है, डी का कोडिंग है @ है, यानी कह सकते हैं कि लास्ट में @ आएगा। तो देखिए यहां पर @ वाला ऑप्शन एक ही दिया गया है, तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है कि 99% आपका यही होगा। लेकिन तब भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। देखिए अब ओ का कोडिंग यहां क्या है, तो हैज है, तो यहां पर तो हैज दिया ही गया है। अब ए का कोडिंग क्या है, तो देखो बीच में यहां पर है ना, तो बीच में यहां पर आपका स्टार यहां पर है, तो स्टार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां पर है। यानी कि डॉलर हैज स्टार और @ आपका क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और पता होगा। तो मेरे आंसर करने से पहले आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, तो आंसर नंबर ऑप्शन सी इसका करेक्ट यहां पर हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त अक्षर को ज्ञात करने के लिए कह रहा है यहां पर। देखिए यहां पर, अब यहां पर इससे ये बना, इससे अब ये बना, तो इसका क्या बनेगा, एक सीरीज यहां पर दिया गया है। यहां पर देखिए, यहां पर एक गौर कर लीजिए, यहां पर ए है तो यहां पर आ गया बी और सी। अब यहां पर क्या आएगा, तो डी आएगा। तो डी वाला ऑप्शन में किसमें दिया गया है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें एक दिया गया है। तो आपका आंसर यहां से निकल जाएगा कंफर्म अगर हो जाता है तो। लेकिन मैं अभी 99% चांस मानता हूं कि आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा। लेकिन आगे मैच करता हूं, जी के बाद एच, फिर आई, फिर आई के बाद जे। तो यहां पर जे, डी के बाद जे तो दिया ही गया है। अब एम, एन, ओ और पी, डायरेक्टली पी मैच कर रहा है यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है, राजीव अरुण का भाई, सोनिया सुनील की बहन, अरुण सोनिया का पुत्र है, तो राजीव सुनील से किस प्रकार संबंधित है। देखिए आप ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, ये क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। किससे है, ब्लड रिलेशन से आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाएंगे। राजीव और अरुण का भाई है, राजीव अरुण का भाई है, तो मैं यहां करता हूं क्या, राजीव करता हूं, क्या करता हूं मैं, राजीव जो है मैं यहां ऐसे करता हूं, अरुण का भाई है, अरुण मैं यहां करता हूं। ठीक है ना, देखिए यहां पर अरुण का भाई है। अब क्या कह रहा है, सोनिया सुनील का बहन है, उसकी बहन है, सोनिया सुनील का बहन है। अब मैं इसको कहां रखूंगा, कहां पर रखूंगा, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं रखूंगा, मैं इसको साइड में यहां पर लिख लेता हूं नोट बनाने के लिए कि सोनिया क्या है, सोनिया जो है ये क्या है, तो सुनील का बहन है, तो सुनील, सुनील का क्या है, बहन है। देखिए मैं ऐसा मैं डैश डाल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, दोनों ये भाई बहन है। अगर मैं बीच में प्लस कर दूंगा तो मान लीजिएगा यहां पर दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। और मैं ऐसे देखो, मैंने राउंड करा है, इसका मतलब लड़की है, और मैंने स्क्वायर करा है, इसका मतलब क्या है, लड़का है। देखिए यहां लड़का लड़का था। अब क्या है, इसका बहन ये हो गया। अब अरुण सोनिया का पुत्र है, देखिए अरुण का नाम यहां आ गया ना, तो अरुण जो है सोनिया का पुत्र है, तो उसका जनरेशन ऊपर जाएगा ना, तो सोनिया यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोनिया मैंने यहां कर दिया। ठीक है, सोनिया का पुत्र हो जाएगा ये। क्लियर है। अब मैंने इसको डैश यहां कर दिया, नीचे मैंने कर दिया। अब देखिए यहां पर सोनिया तो यहां हो गया। अब सोनिया मैंने क्या बना था, इन दोनों का भाई बहन है यहाँ पर, तो यह मैं कर देता हूं, ये सोनिया मैं इसको राउंड में आएगा, गोला में आएगा, और ये जो है यहां पर आ जाएगा सुनील, यहां आ जाएगा। देखिए यहां पर सुनील आ गया। अब बोल रहा है क्या, राजीव जो है सुनील का क्या लगेगा। अब देखिए सुनील का क्या है लगेगा, देखिए सुनील का बहन का पुत्र का भाई, देखिए उसके बहन, उसका बहन का पुत्र, उसके बहन का पुत्र, यानी कह सकते हैं कि राजीव जो है इसका भांजा लगेगा, इसका भांजा, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन में नेफ्यू दिया गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए मैंने, हो सकता है कि जिस तरह से मैंने समझाया है आपको, उस तरह से आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। अगर आपने अगर मेरा क्लास रीजनिंग क्लास नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिएगा, मैंने आपको इस तरह से बताया है, कंसेप्ट आपका ब्लड रिलेशन का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका ढूंढ लीजिएगा, ये बहुत पुराना वीडियो में है, प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा। आगे आ जाइए,
एक व्यक्ति 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी क्या है? आप गौर करिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन लेंदी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए आप डायरेक्शन टेस्ट में आप लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला क्या मानते हैं? उत्तर मानते हैं, दक्षिण इसको मानते हैं, और जो दाएं तरफ में होता है उसको आप लोग पूरब मानते हैं, और जो बाएं तरफ में होता है उसको आप लोग क्या मानते हैं? तो पश्चिम मानते हैं। देखो मैं पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहां मान रहा हूं। पहले क्या कर रहा है, ये 2 किलोमीटर उत्तर चल रहा है, तो ऊपर की ओर क्या है? 2 किलोमीटर मैं यहां कह देता हूं, ठीक है। अब क्या करता है, पूरब की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। देखिए यहां पर, यहां से पूरब की ओर इस तरफ हो जाएगा ना, तो 10 किलोमीटर मैंने मान लिया, 10 किलोमीटर इतना दूरी है। यहां चला, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है, फिर क्या करा? उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर मुड़ गया, तो अब 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर यहां चला, पुनः वह पूरब की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। अब फिर से क्या आ गया? पूरब की ओर फिर से आ गया, यहां पर यहां 2 किलोमीटर फिर से चला। अब बोल रहा है क्या कि प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी कितना है, यानी जहां पर गया है। देखिए ये, यानी कि आपको पूछ रहा है कि यहां से न्यूनतम दूरी। देखिए दूरी अगर बोलेगा तो डायरेक्टली यहां से ऐड कर दे सभी को, लेकिन न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा? अगर डायरेक्टली यहां से यहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका न्यूनतम दूरी हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? देखिए ऐसे और ऐसे, ऐसे इसका क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे कर दिया, यानी एक क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज बन जाएगा। देखिए यहां पर गौर कर लीजिए, मैं इसका थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूं मैं आपको यहां पर। देखिए यहां से क्या हो जाएगा? यहां से यहां क्या, एक त्रिभुज बन जाएगा। अब देखिए इसका हाइट कितना हो जाता है? यहां से यहां तक का हाइट कितना है आपका? 2 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक का हाइट कितना है? देखिए यहां से यहां तक का हाइट कितना है? देखिए यहां पर ये ना 3 किलोमीटर यहां पर है। अब यहां से यहां तक का हाइट कितना है? देखिए यहां से लेकर यहां तक का हाइट कितना है? 10 किलोमीटर ये दिया गया है, और यहां से यहां तक का हाइट कितना? 2 किलोमीटर है, तो 10 और 2 12 हो जाएगा, और ये 3 2 5, यानी कह सकते हैं कि लंब कितना हो जाएगा? 5, और आधार कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। इसका कर्ण भी निकाल लीजिएगा आप लोग, यानी कह सकते हैं कि कर्ण यानी कह सकते हैं, यानी इसका भुजा क्या कर सकते हैं? वही इसका न्यूनतम दूरी है। तो ये भुजा निकालने क्या करेंगे आप लोग? इसका स्क्वायर करिएगा और इसका स्क्वायर करिएगा, दोनों ऐड कर दीजिएगा, 3 2 5 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि 25 प्लस में 144 यहां हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा, और रूट अंडर में आ जाएगा, तो 13 बाहर के निकल के आ जाएगा। तो 13 किलोमीटर क्या हो जाएगा? इसका न्यूनतम दूरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। देखिए आपको समझना इतना था, आपको बाद में क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, ठीक है, आप कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए हाइपोटेन्यूस का, तो वही आपका आंसर निकल जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। ये क्वेश्चन आपका आ गया, फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन गौर करिए, यहाँ पर एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति दिया गया है, 200 हर्ट्ज दिया गया है। क्वेश्चन आप ये भी याद कर लीजिएगा कि देखिए यहाँ पर आवृत्ति का जो ऐसा मात्रा क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, याद कर लीजिएगा। देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको यहाँ पर याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये। देखिए आवृत्ति दिया गया आपको, इसके तरंग धैर्य भी दिया गया आपका 2 मीटर दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्वनि तरंग की चाल पूछ रहा है, तो देखिए ध्वनि तरंग की चाल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। क्या होता है? आवृत्ति गुना में क्या होता है? तरंग धैर्य होता है। क्या होता है? तरंग धैर्य होता है, ठीक है। यानी कि आवृत्ति दिया गया है 200 किलोमीटर, 200 हर्ट्ज दिया गया है, 200 गुना में ये 2 हो जाएगा, या 200 गुना में 400 क्या हो जाएगा? 400 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? आपका आंसर निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका ए में दिया गया है, ठीक है। क्लियर है? अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि एक उष्मा इंजन की दक्षता कभी भी कितना नहीं हो सकता है। देखिए यहां पर क्वेश्चन गौर से करिएगा कि उष्मा इंजन की दक्षता यानी कि क्षमता जो है, उसका एफिशिएंसी जो है कितना % नहीं हो सकता है कभी भी। तो इसका जो आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी निकल जाएगा। कभी भी इसका आपका क्षमता जो है इसका 100% कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए और डायरेक्टली आंसर निकालिए और फटाफट क्वेश्चन करिए कि एक दृष्टकारी का कार्य क्या है। एक दृष्टकारी का कार्य क्या है? अब यहां पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़िए, जो क्या है? एसी को डीसी में बदलना, या फिर डीसी को एसी में बदलना, या फिर दोनों काम होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका आंसर? तो यहां जो आपका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है एसी को डीसी में बदलना। क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना दृष्टकारी का
फंक्शन होता है, रेक्टिफायर का फंक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। वायुमंडलीय दाब का मापन करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? अब यहां पर है कि वायुमंडलीय दाब को जो मापता है, मेजर करता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वायु दाब मापी हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरण पुंज विक्षेपित हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्या ये एक चुंबकीय क्षेत्र से हो सकता है, या फिर एक विद्युतीय क्षेत्र से हो सकता है, या फिर एक विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र से हो सकता है, या फिर ना तो किसी विद्युत क्षेत्र से और ना ही चुंबकीय क्षेत्र से? तो यहां पर जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को गौर करके अपना आंसर सही करिएगा। तो यहां पर आंसर डायरेक्टली इसका मैच कर लीजिए, अगर पता होगा तो आपको पता चल गया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है ना तो विद्युत क्षेत्र से और ना ही चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होगा। ऑप्शन नंबर ए डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, और क्वेश्चन आपको लास्ट देखना है, पेपर को लास्ट देखना है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको बोर लग रहा है तो मन मार के यहां पर देखिए, क्योंकि एग्जाम तो देना है आपको और आर्मी में आना है, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और इतना नहीं करेंगे तो दूसरे बच्चे करेंगे और दूसरे बच्चे आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप भी करिए, कम से कम आधे से 1 घंटे पढ़ने का कंटिन्यूअसली कोशिश जरूर करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास को आप लोग लास्ट तक देखेंगे और तब आप मुझे कमेंट करेंगे। कमेंट नहीं तो कम से कम लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं आप लोगों के लिए क्लासेस और वीडियो में जितना अधिक हो सकूं मैं लाऊं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने के दौरान उसका वजन कितना हो जाता है? देखिए यहां पर कोई वस्तु अगर ऊंचाई से गिर रहा है स्वतंत्र रूप से, उसका वजन कितना होता है? देखिए यहां पर ऑप्शन जो है शून्य है, समान है, बढ़ता है, अनंत हो जाता है। तो यहां पर देखिए जब आपका ऊंचाई से गिरेगा स्वतंत्र रूप से तो इसका वजन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आपका आंसर क्या यहां पर है? शून्य आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है और फोकल लंबाई जो है f है, तो उनके दोनों के बीच में संबंध क्या होगा? तो डायरेक्टली आप लोग याद कर लीजिए इसका आंसर r बराबर में 2f होता है। डायरेक्टली आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि द्रव्यमान m की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और संवेग क्रमशः k और p है, तो गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध क्या होगा? गतिज ऊर्जा और संबंध के बीच संवेग के बीच जो संबंध होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपके सामने में ऑप्शन है। तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रहा हूं, अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर आपका आंसर सही है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। देखिए जो क्वेश्चन नहीं पता हो तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है, ताकि बाद में रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब क्वेश्चन यहां पर है प्रकाश के कौन से रंग की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है? प्रकाश में के जो है कौन सा रंग होता है जिसकी सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है? देखिए यहां पर एक बार मैंने क्वेश्चन पूछा था सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला क्या होता है। अब यहां पर क्वेश्चन आपके सामने में आ गया सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य वाला कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है लाल है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने में दिया गया है वो देख सकते हैं कि यदि एक चक्र की गति दोगुना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए जितना गुना होगा ना उसका दोगुना गतिज ऊर्जा हो जाता है, याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक चक्र दोगुना होता है तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? उसे 2 से गुना कर दीजिए तो 4 गुना हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में। अगर ये 3 गुना अगर होता तो ये गतिज ऊर्जा का दुना यानी कि 6 हो जाता। अगर ये 10 गुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा का 2 से गुना कर दीजिए, 20 गुना हो जाता है। इतना आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि एक बार के केंद्र पर चुंबकत्व कितना होता है? एक बार के केंद्र पर, बार यानी कि मान लीजिए एक छड़ दिया गया है, एक छड़ दिया गया है, उसके सेंटर में जो होता है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म जो होता है वो कितना होता है? क्या अधिकतम होता है,
न्यूनतम होता है या कुछ नहीं होता है, या फिर यहाँ पर पता नहीं कर सकते हैं क्या होता है। देखिए सेंटर अगर मान लिया जाए कोई यहाँ पर चुंबक दिया गया, यहाँ पर दिया गया है, और इसके सेंटर में बोलेगा कि कितना इसका चुंबक तो यहाँ पर है, इसके सेंटर में कितना है, तो याद कर ली सेंटर में शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है, कोई भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जरूर चुना होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि यानी कि वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा यहाँ पर दिया गया है? क्या समय, आयतन, गति या वेग? तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। वेग क्या है? एक आपका सदिश राशि है, बाद बाकी समय, आयतन और गति क्या है? ये अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। आप याद कर लीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी यहां पर है। तो आपको यहां पूछ रहा था सदिश राशि यानी कि वेक्टर पूछ रहा था, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध के साथ कम हो जाता है। अब एक चालक का जो प्रतिरोध होता है किसके साथ कम होता है? क्या ये लंबाई में वृद्धि के साथ कम होता है, या फिर तापमान में वृद्धि के कारण से, या फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण से कम हो जाता है, या फिर इन सभी कारणों से? तो यहां पर देख लीजिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण से आपका ये क्या होता है कि उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला कोई क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि एक कार की 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड का अपना वेग बढ़ा लेता है। तो इसका त्वरण बोल रहा है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए त्वरण का जो इसका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, u बराबर में b प्लस में 80 होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर आपका v क्या रहेगा, आपका यहाँ नहीं v यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, v यहाँ हो जाएगा और u यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए मैं थोड़ा कंफ्यूज यहाँ पर हूँ, यहाँ पर कि आपको यहाँ पर जो आपका इसको आप ऐसे याद करिए, फॉर्मूला आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पर कि v बराबर में u प्लस में 80 आपका हो जाता है। अब v यहाँ पर क्या है? v दिया गया है आपको यहाँ पर कि जो अंतिम वेग है वो है, और प्रारंभिक वेग जो है आपका ये है, और एक्सेलरेशन ये है, त्वरण ये है, और t है आपका टाइम यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि टाइम आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको इस तरफ मैं कर देता हूँ, यानी कह सकते हैं कि v माइनस में u, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। अगर आप a का वैल्यू निकालते हैं तो कैसे? आप देखो दोनों मल्टीप्लाई यहाँ पर है, नीचे आपका t आ जाएगा। यहाँ पर देखो v दिया गया है आपका यहाँ पर 20 माइनस में 10 बटा में 5 सेकंड दिया आपका दिया गया यहाँ पर, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 10 बटा में 5 हो जाएगा, काट के कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये सी में है। तो आप ये याद कर लीजिएगा, अंतिम वेग बराबर में प्रारंभिक वेग, u है क्या? u आपका प्रारंभिक वेग है। क्या है? प्रारंभिक वेग है, और ये अंतिम वेग है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन है, त्वरण ये है आपका, और ये है समय आपका दिया गया है, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। डेसिबल क्या है? देखो डेसिबल क्या है? क्या एक वाद्य यंत्र है? तो नहीं है आपका ये। शोर की तरंग दैर्घ्य है? तो नहीं है ये। ध्वनि स्तर का एक मापन है? तो बिल्कुल आपका यही है, आपका एक मापन है, मेजरमेंट का एक आपका क्वांटिटी आपका है डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, दो संख्याओं का योग दिया गया है 33 और उसका अंतर दिया गया है 7, उसके वर्गों का योग पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए एक क्वेश्चन बनाने के लिए आप दो तरीके से बना सकते हो। देखो एक तरीका जो है जो ट्रेडिशनल आपका दिया गया है कि योग पूछ रहा है ना, दो संख्या मान लीजिएगा x और y मान लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए दो संख्या x और y है, तो दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा? x प्लस में y बराबर में 33। अब अंतर बोल रहा है तो x माइनस वाई बराबर में कितना? 7 हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, तो फिर आपका x और y का मतलब निकल जाएगा। फिर इसका आप लोग x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कर लीजिएगा, तभी आपको आंसर बन जाएगा। नहीं तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, इसका है मान लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लीजिएगा। तो आपका ये भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये तरीका नहीं बताऊंगा आपको, ठीक ना। ये तरीका पता होगा आपको। अब मैं इसका तरीका जो बता रहा हूँ ऑप्शन से करने का, या फिर डायरेक्टली मन से करने का। देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपका दो संख्या दिया रहता है तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन से यहाँ पर नहीं हो सकता है अभी। अब मैं मन ही मन सोच रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर क्या है? छोटा छोटा नंबर आपका है। अब देखिए दो संख्या ऐसा ढूंढिए जिसका अंतर कितना हो?
7 हो और योग कितना हो 33 हो। अब देखिए यहाँ पर एक ही संख्या ऐसा है, एक संख्या क्या है 13, एक संख्या है 13 और 20। देखिए 13 और 20 को ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा और 13 और 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही दो संख्या तो है 13 और 20 है। तो वही आप क्या करना है, आपको 13 का स्क्वायर कर लीजिए और 20 का स्क्वायर कर लीजिए, जो क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 569 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्लियर है। अब आगे आ जाओ, 7 संख्याओं का योगफल इतना दिया गया है, पहली 3 संख्या का औसत दिया गया है आपका इतना, और अंतिम 3 संख्या का औसत दिया गया इतना, तो चौथी संख्या क्या है। देखिए यहां पर 7 संख्याओं का योगफल है ना, अब इस योगफल में से क्या कर लीजिएगा, माइनस कर दीजिए आप लोग पहले 3 संख्याओं का योग। अब यहां पर औसत दिया गया है आपका ना 23, अब यहां पर इसका योगफल निकालने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, प्लस में फिर 42 दिया गया औसत, 42 को 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि कुल संख्या निकालना आपको ना तो गुना करना पड़ता है। यहाँ पर 235 माइनस में 23 दिया 69, 23 दिया 69 प्लस में 42 दिया कितना होता है 106 होता है, 126 होता है ना, 3 गुना में 6 जाती है 126 होता है यहाँ पर। तो 235 माइनस में कितना हो जाएगा 9 6 15 5 में 1 16 6 18 19 195। अब घटाएंगे यहाँ पर दोनों को तो 40 निकल जाएगा घटाने के बाद, वही तो आपका आंसर यहाँ दिया गया है ना। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा देखने में आपको लग रहा है लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन आसान, क्वेश्चन पढ़िए। और मैथ में आपको डर लग रहा है तो मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो मैथ का भी क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं OnePlus डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पर। तो OnePlus डिफेंस एकेडमी का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि प्ले स्टोर से मिल जाएगा, और वहां पर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर क्लास जो है इंग्लिश का और मैथ का क्लास है, दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा जो भी आप लोग यहां से क्लास ज्वाइन करेंगे। अब आगे है, यदि 1 दर्जन सेब का मूल्य 18 रुपया है तो 25 सेबों का मूल्य कितना है। देखिए 1 दर्जन जब मैं बोलता हूं ना, 1 दर्जन मैं बोलता हूं तो इसका 12 क्वांटिटी होता है, यानी कह सकता हूं कि 12 सेबों का कीमत मूल्य कितना है 18 रुपया है। तो कह सकते हैं 1 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा तो 18 बटा में 12 हो जाएगा। अब कितना निकालना है 25 सेब का ना, तो 25 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 18 बटा में 12 गुना में 25 हो जाएगा। कह सकते हैं कि 6 दुना में 12 और 6 त्रिक 18, 25 या 75 बट्टा में 2 हो जाएगा। अब भाग लगाएंगे तो 37.5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या दिया गया है आपको और ऊंचाई दिया गया आपको। देखिए शंकु का आपका, देखिए शंकु कैसे बनता है, शंकु ऐसे बनता है ना, शंकु ऐसे बनता है आपका, देखिए ऐसे बनता है, देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि आपका त्रिज्या दिया गया है, देखिए अब ये त्रिज्या है नहीं आपका, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या यहाँ पर है। तो त्रिज्या कितना दिया गया आपका 21 दिया गया है, और उसका ऊंचाई दिया गया है, ये ऊंचाई दिया गया कितना दिया गया है आपका तो 28 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका वक्रीय पृष्ठफल कितना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है इसका याद कर लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है तो पाई आर एल होता है, यानी कि एल वाला ये, तो एल वाला क्या होता है स्लैंटिंग जो उसका जो होता है ना ये। अब देखिए आप ये बोलिए या फिर ये बोलिए, दोनों बराबर ही है ना। एक क्या ये त्रिभुज है आपका है, मान इसका आपको लंबाई दिया है, इसका आपको लंबाई दिया है, इसका तो आप निकाल लेंगे ना, आपका एक कर्ण का स्क्वायर निकाल लेंगे। यानी कह सकते हैं कि आपका एल बराबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको तो 21 का स्क्वायर प्लस में 28 का स्क्वायर रूट अंडर में कर देंगे तो आपका एल का वैल्यू निकल जाएगा। नहीं निकलेगा यहाँ पर ना, निकल जाएगा, क्योंकि इसका और इसका दिया गया एक त्रिभुज बन चुका है ना आपका ये, इसका लंबाई दिया गया तो इसका लंबाई निकालेंगे, ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक ना। अब देखिए आप 21 का कितना होता है 441 और इसका होता है 784 होता है, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाता है ये तो 4 1 5 8 4 12 8 4 12 13 8 4 12, यहाँ 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 7 4 11 1 12, यानी कि 12 25 रूट अंडर में हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 का ये स्क्वायर रूट है आपका यहाँ पर, ठीक है ना। 35 का स्क्वायर कितना है 2 12 25, तो आपका 35 यहाँ पर है। तो एल की लंबाई कितनी हो गई यहाँ पर, यहाँ हो गया आपका 35 हो गया आपका। आप 35 आपका निकल गया, तो पाई तो पता है आपको, आर भी पता है आपको, जो कि 21 दिया गया है और एल का वैल्यू भी निकल गया। तो इससे आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 5 बटा में 7 गुना में आर दिया गया आपका 21 और आपका स्लैंटिंग यानी कि एल बराबर की वैल्यू 35 निकल चुका है आपका यहाँ पर।
देखिए 7 पंचे में 35, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 गुना में 21 है। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 0 21 सेकंड 21, 21 सेकंड 21 2 23, यानी कि 2310 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। देख कितना ज्यादा क्लियर हो जाता है अगर आपको फॉर्मूला पता होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि फॉर्मूला जो भी है फॉर्मूला को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, किसी धनराशि पर 2% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है, तो समान धनराशि पर समान अवधि हेतु चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कह सकते हैं कि इसका रेट भी कितना दिया है, 2% दिया है, और टाइम भी 2 ईयर का दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई कितना होगा। अब पहले आप देखिए इसका आप लोग क्या निकाल लीजिए, पहले मूलधन धन निकाल लीजिए एसआई पर। देखिए एसआई दिया गया, कितना दिया गया आपको 200 दिया गया है, आपको रेट दिया गया है 2% का, और टाइम कितना दिया गया है 2% का। तो आपको प्रिंसिपल निकालने क्या करना पड़ता है, एसआई इंटू में 100, जो कि फॉर्मूला यहाँ पर है रेट इंटू में टाइम है। यहाँ पर ऐसा है आपका 200 गुना में 100 बटा में 2 गुना में 2, 2 दुना 4, 5 20 यानी 50, यानी कि 5000 क्या निकल जाएगा आपका मूलधन निकल जाएगा, पी का वैल्यू निकल जाएगा। अब आप निकाल लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता है आपको ना कि पी इंटू में क्या करते हैं 1 प्लस में आप बटा में 100 पावर में n, फिर माइनस आप क्या करते हैं पी करते हैं या फिर 1 करते हैं। ये तरीका पता है ना आपको ना, ये आपको थोड़ा लेंथी तरीका हो जाएगा। अब देखिए 2 वर्ष का जब आपको ब्याज निकालना होगा ना, तो इस पर आप लोग नहीं निकालिएगा, ठीक ना, डायरेक्टली आप निकालिएगा। देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, फिर आपको देखिए क्योंकि आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो ब्याजों पर ब्याज लगता है। अब देखिए यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 5000 गुना में 2 बटा में आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि गुना में 1 बटा में 100। देखिए समय और दर, यानी कि दर और समय यहाँ पर 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का पहले ब्याज निकाल लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 50 गुना में 100, 1 वर्ष का ब्याज निकल गया आपका 100 रुपया निकल जाएगा। देखिए 1 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ही होता है। अब देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज भी तो 100 रुपया रहेगा ही ना, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है आपका यहाँ पर, यानी कह सकते हैं कि 100 पर भी ब्याज लगेगा आपका। तो 100 पर ब्याज कितना 2% की दर से ना, 2 बटा में 100 कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। यानी कि दूसरे वर्ष में ब्याज पर ब्याज 2 रुपया लगा। यानी कह सकते हैं कि पहले वर्ष का ब्याज कितना है 100 रुपया है, दूसरे वर्ष का भी ब्याज 100 रुपया है, और तीसरे वर्ष में क्या भरेगा तो ब्याज का ब्याज 2 रुपया निकल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 202 रुपया क्या निकल गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। देखिए कितना आसान तरीके से मैंने बताया है इस चीज को। अगर आपको इस चीज को समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये समझ में नहीं आया है। बाद बाकी समझ में आ गया है अगर आपको, तो आप यही तरीका अपनाइएगा, कोई आपको डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में गुना भाग करने से डर लग जाता है, इसलिए क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। जहां पर चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको डर लग रहा है तो मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हो, जितना मेरा क्लास देखोगे तो आप आर्मी क्लर्क हो, जेडी हो, टेक्निकल हो, सब में काम आने वाला है, आप वो बन जाओगे। क्योंकि यहाँ पर बस डायरेक्टली मैं पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन आपके सामने में लाता हूं। तो अगला क्वेश्चन भी इसके साथ आ चुका है। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब यहां पर देख लीजिए क्या है, यहां पर कितना है 5 है, 11 है, 23 है, 47 है और 95 यहां पर है। देखिए यहां पर दोनों का डिफरेंस कितना है 6 का। अब यहां पर कितना है, तो यहां पर दिया गया आपका 12 का, यहां कितना है, तो यहां देख सकते हैं कि डिफरेंस दिया गया आपका 4 और यहां पर 1 2 24 का। यहाँ कितना है तो 48 का डिफरेंस। यहाँ पर देखिए 6 दूना में 12 ना 24 ना 48, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। यानी 96 का डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 95 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 96 ऐड करना पड़ेगा, कि वो डिफरेंस क्या इतना हो जाएगा ना। तो संख्या क्या हो जाएगा 6 5 11 9 18 1 19, यानी कि 191 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका नंबर हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तभी आपका आंसर मैच कर रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान है। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए डेली, 1-2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 100% एग्जाम में आप सही करके आएंगे, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए,
यहाँ क्वेश्चन है यदि x के 15% का 24% 10.8 रुपया है तो x का वैल्यू कितना है। देखिए x के मतलब गुना है 15/100 गुना में 24/100 बराबर में 10.8 यहाँ पर है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि x बराबर में कितना हो जाएगा 10.8 गुना में 100 गुना में 100 बटा में 15 गुना में 24। अब देखिए इन दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये। अब देखिए 10 80 गुना हो जाएगा क्योंकि पॉइंट यहाँ एक अंक के बाद एक और जीरो दे दीजिएगा तो ये 100 खत्म हो जाएगा आपका। गुना में 100 ये बच गया है वाला बटा में 15 बटा में गुना में 24 यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टली काट लीजिए। यहाँ पर देखिए आप काटेंगे आप ग्राफ यहाँ पर देखिए 15 7 105 15 गुना में 30 हो जाएगा 72 और यहाँ 24 है ना 24 तिया 72 3 यानी कह सकते हैं 100 तिया में 300 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पर इतना समझ लीजिएगा, बाद बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी आपका हो जाएगा। सी नहीं आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक लकड़ी के दरवाजे को 2208 रुपया में बेचने पर सुरेश को 8% की हानि होती है, उसने इसे कितना में खरीदा था। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या इतना बेचा गया है ना तो इसका ये सेलिंग प्राइस है, इसका क्या है सेलिंग प्राइस है और इसका लॉस क्या है तो लॉस है 8% का, ठीक है ना 8% का लॉस है। तो बोल रहा है कितना में खरीदा, यानी कि आपको पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस यानी क्रैमूल पूछ रहा है। देखिए क्रैमूल का फॉर्मूला क्या होता है, जब लॉस होता है और सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस इनटू में 100 अपॉन में कितना हो जाता है 100 माइनस में लॉस परसेंट यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 2208 गुना में 100 बटा में 100 माइनस में 8 यानी कह सकते हैं कि 2208 गुना में 100 बटा में 92। अब देखिए यहाँ पर काटे, यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 46 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1104 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 23 हो जाएगा ये। अब फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 55 110 2 इतना हो जाएगा। अब 23 से कट रहा है ये कट रहा होगा ये 23 दुना में 46 और 7 46 और ये 9 23 चौक 92 यानी ये भी कट रहा है आपका। देखिए आपका 23 दुना में 46 और 23 चौक 92 24 यानी कि 2400 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर 24 गुना में 100। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 5:3 है, इसका परिमाप इतना दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में पूछ रहा है। अब देखिए आयत का जो क्या होता है कि परिमाप क्या होता है, पैरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल ऑफ ए पैरीमीटर क्या होता है तो 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ है आपका कितना दिया गया 48 दिया गया, ये फॉर्मूला ही है आपका, ठीक है ना परिमाप का। अब देखिए 48 भी दिया गया है ये तो लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए एक हो जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा 5x, दूसरा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये हमने मान लिया है मन में। अब देखो मैं लिख नहीं रहा हूं डायरेक्टली, मैं तो शॉर्ट में बना रहा हूं आपको। देखिए 5x एक भुजा हो जाएगा, दूसरा भुजा 3x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू में 5x प्लस में 2x एंड 3x बराबर में 48 यहाँ पर है। काटी यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 24 यहाँ पर हो जाएगा ना, 5 3 8x बराबर में 24 यहाँ पर है तो 8 3 24 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक भुजा हमने क्या माना था कि 5x माना था हमने, तो 5 3 15 हो जाएगा ना, क्योंकि x का वैल्यू 3 है तो अब 3 से इसमें गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। और दूसरा भुजा कितना है 3x है ना यहाँ पर, तो 3 गुना में 3 करेंगे यानी कि 9 हो जाएगा। यानी पहली भुजा हो गया आपका 15 और दूसरी भुजा कितना हो गया 9, तो आपका लंबाई और चौड़ाई निकल गया आपका। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई यहाँ पर होता है। तो लंबाई है 15 और चौड़ाई है 9, 15 135 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, यानी क्षेत्रमिति भी आप लोग कहते हैं इसको। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आपको मस्ट 100% आपको याद होना चाहिए अगर आर्मी में आना चाहते हैं तो। इंडियन आर्मी बनने के लिए आपको मैथ में सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, तभी आप अच्छा कर सकते हो। देखिए बच्चे ऐसे हैं कि 10 का 10 क्वेश्चन करके आते हैं, तो आपको भी 10 का 10 क्वेश्चन करना है आपको अगर मेरिट बनाना है तो, क्योंकि इस बार इंडियन आर्मी का
अग्निवीर आर्मी का इस बार ऑल इंडिया मेरिट जा रहा है इस बार, ठीक है। इसलिए आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है और आपको फिजिकल के बाद टाइम भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, इसीलिए पहले ही तैयारी कर लीजिए और सटीक तैयारी कर लीजिए, ठीक ना। आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का मैथ क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, दोनों क्लास आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी के एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राम और मोहन की औसत आयु 50 वर्ष है, उसकी आयु का अनुपात 7:3 है, तो मोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम और मोहन की औसत आयु 50 वर्ष है ना, यानी कह सकते हैं कि कुल आयु कितना हो जाएगा। फिर देखिए औसत आयु दिया गया आपका कितना 50 वर्ष, तो कुल कितना हो जाएगा 50 गुना में 2, यानी कह सकते हैं कि 100 वर्ष। अब 100 वर्ष यानी 2 मैंने कहां से लाया, क्योंकि 2 लोग थे यहाँ पर ना, तो उसका कुल निकालने के लिए गुना करना पड़ता है उतने नंबर से। अब दोनों का अनुपात दिया गया है। अब देखिए ये है आपका किसका अनुपात, मोहन का, मोहन बाद में है ना, ये राम का है तो मोहन का पूछ रहा है, तो मोहन का आयु निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, देखिए टोटल 100 दिया गया है, गुना में 3 से गुना कर दीजिए, बटा में 3 और 7, 7 और 3 यहाँ कितना 10 होता है ना, बटा में 10 कर लीजिए, ये मोहन का आयु निकालने के लिए। देखिए दोनों में से टोटल 10 है ना, 10 में से 3 भाग कितना है मोहन का है ना, तो 10 में से 3 भाग मैंने यहाँ कर दिया। अब काट ले, देखिए 10 है कि 100, 10 दिया में 30 क्या हो जाएगा 30 वर्ष, ये मोहन का आयु निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्लियर हो जाता है आपका। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया मीटर में और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है और टाइम सेकंड में है, तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। देखिए आप 120 मीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, यानी 6 का 18 और यहाँ पर 14×12 20, यानी 20 पंचे 100 और बटा में 3, ये मीटर पर सेकंड क्या उसका स्पीड हो जाएगा आपका स्पीड, ठीक है। यानी कि आपको टाइम भी दिया गया, आपका यहाँ दिया गया है 9 सेकंड का, तो आपका क्या निकलना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस यानी कि ट्रेन की लंबाई निकालना है, वही इसका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है कि स्पीड इंटू में टाइम होता है, यानी कह सकते हैं कि 100/3 गुना में 9 हो जाएगा। यहाँ पर एस, यहाँ पर सेकंड यहाँ पर है, देखो 3 तिया में 9, 100 तिया में 300 मीटर निकल जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया होगा। अब आगे है, देखिए 1 नाव 2 घंटे की धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाती है, जबकि 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा। देखिए स्थिर जल में नाव की चाल जो होता है, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, धारा के अनुकूल चाल, देखिए अनुकूल चाल प्लस में प्रतिकूल चाल क्या होता है, प्रतिकूल चाल बटा में आपको 2 कर देना। यहां पर देखिए अनुकूल चाल कैसे निकालेंगे, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय ना, दूरी कितना है 24 बटा में 2 है यहाँ पर, यानी कह सकते हैं काट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 किलोमीटर अनुकूल चाल निकल जाएगा, प्लस में प्रतिकूल कितना 5 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, 5 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, यानी कह सकता हूं यहाँ पर इसका चाल कितना निकल जाएगा 10 बटा में 5 हो जाएगा, यानी काट के 2 मीटर पर सेकंड यहाँ देखिए 2 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि 12 2 14 बटा में 2 हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका शांत जल में स्थिर जल में नाव की चाल निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि स्थिर जल में नाव की चाल की कितना होता है, नाव की गति कितना होता है, तो धारा के अनुकूल चाल प्लस में धारा के प्रतिकूल चाल बटा में 2 होता है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है ये। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका ए बी सी क्रमशः 24, 16 और 12 दिनों में कार्य कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करने का फैसला करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए कुल काम निकालने के लिए क्या, अगर 24 दिन में ए काम करता है तो उसका 1 दिन का काम पहले निकाल लीजिए 1 बटा में 24। उसी तरह से बी भी साथ साथ काम करता है और सी भी साथ साथ काम करता है, तो बी का 1 दिन काम कितना हो जाएगा 1 बटा में 16 हो जाएगा और सी का 1 बटा में 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 दूना 48 हो जाएगा, 24 दूना 48 यहाँ हो जाएगा 2 और 16 तिया 48 यहाँ हो जाएगा 3, 12 चौक 48 यहाँ हो जाएगा 4,
यानी 3 2 5 4, 9 बटा में 48 यहाँ हो जाएगा। कह सकते हैं 3 तिया 9 और 16 तिया 48। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 बटा में 16 हो जाएगा। अब कुल समय कितना लगेगा, तो इसको आप उल्टा दीजिएगा, 16 बटा में 3 कर दीजिएगा, यही आपका आंसर निकल जाएगा। यानी 5 तिया 15 और 1 बटा में 3, 5 तिया 15 16, 5.1 बटा में 3 दिन लग जाएगा अगर वो तीनों साथ साथ काम करेगा तो। ठीक है, तो ये होता है तरीका क्वेश्चन बनाने का। अब ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 120 और 210 को पूर्णतः विभाजित करेगी। अब यहां पे देखिए, इसका पूछ रहा है एचसीएफ कितना है, तो डायरेक्टली आप 120 का 210 में भाग लगा दीजिए। 120 से 120, यहां हो जाएगा 90, यहाँ 120 यहाँ पर है, 190 यहाँ फिर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30, या 90 कर दीजिए, 30 या 90 कट गया ना, कि आपका एचसीएफ कितना निकल गया आपका, तो 30 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। वैसे भी चेक करने के लिए मैंने बता दिया आपको, सबसे बड़ा संख्या पता करना है, अगर सबसे बड़ा संख्या काट देगा तो वही इसका एचसीएफ निकल जाएगा। वैसे इसका आंसर तो मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए बी है। अगर मैं चेक करता हूं, अगर मैं ये तरीका नहीं बनाता तो 40 में भाग लगाऊंगा तो ये कट जाएगा, ये नहीं कट जाएगा, ये नहीं कटेगा तो आपका एचसीएफ नहीं होगा। 35 से देखिए यहां पर काट रहा हूं तो यहां पर ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसीलिए आपका 35 भी नहीं होगा। लेकिन मैं 30 से भाग लगा रहा हूं तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो डायरेक्टली आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी तब भी हो जाता है। ये बनाना नहीं पड़ेगा आपको, ये मैंने तरीका आपको पहले क्लास में बता दिया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी मनी का प्रतीक है। देखिए एंटी मनी का सिंबल क्या है यहाँ पर, तो आपके सामने में देखिए यहाँ पर 4 सिंबल दिया गया है, उसमें से आपका करेक्ट आंसर ढूंढना है कि आपका आंसर यहाँ पर इसमें से कौन सा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि एस बी क्या होता है, इसका सिंबल होता है सिंबल ऑफ एंटी मनी का। ठीक है ना। और इसका अगर बोल देगा कि एटम नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, एटम नंबर याद कर लीजिए, इसका परमाणु संख्या 51 होता है। 51 क्या है इसका है, परमाणु संख्या यहाँ पर है 51 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसका याद ये भी कर लीजिएगा, इसका एंटीमनी का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 51 होता है और इसका सिंबल एस बी होता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए अच्छा है। यहाँ पर कौन सा एजेंट, क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है और सारे क्वेश्चन जो है ये केमिस्ट्री से लिया गया है। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, केमिस्ट्री से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है ऑक्सीकरण एजेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, कार्बन के 6 गुना में 10 के पावर में 22 परमाणुओं के मोल की संख्या क्या होगा, इसको आपको निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको अपने ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप पता कर लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1/10 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% यहां पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन क्या है, नहीं है, कौन सा नहीं है, क्या ये एंथ्रासिन नहीं है, बेंजीन नहीं है, इथेन नहीं है, फिर नैप्थलीन नहीं है। तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि इथेन क्या है, कि सुगंधित हाइड्रोकार्बन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे है, को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, किसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि जल को वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो जाएगा। अब आगे जो है, सीमेंट, बजरी, मोटी रेत और पानी के मिश्रण को क्या कहते हैं। देखिए सीमेंट, बजरी, मोटी रेत और पानी के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो कंक्रीट इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, और जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तब तो अपना आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा। आगे है, प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं। देखिए आप ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है इसमें कार्बन जो होता है वो 3 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन परमाणु आपका 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा देख सकते हैं, लेंथी क्वेश्चन है यहाँ पर।
लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये समझिएगा, क्वेश्चन लेंदी इतना नहीं आता है, क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको भी करना जरूरी है। बोल रहा है इनमें से कौन सा कथनांक के संबंध में गलत है, कौन सा गलत है। एक बार आप थोड़ा टाइम लेकर ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, और जो मैं इसका डायरेक्टली आंसर यहां बता दे रहा हूं, अभी एक बार मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको पढ़ने के लिए, और आंसर मैं इसका बता दे रहा हूं क्या होगा यहां पर। तब तक आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अब आपने इसको पढ़ लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो कि है उच्च उन्नतांश पर आमतौर पर कथनांक बढ़ जाता है। ये गलत बता रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो क्या है गलत कह रहा है। बाद बाकी ये तीनों चीज बिल्कुल सही कह रहा है। आगे है अभिक्रिया MgCl2 प्लस MgCl2 में क्लोरीन को किस रूप में जाना जाता है। क्लोरीन को किस रूप में जाना जाता है, तो यहां फिर से डायरेक्टली आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपचाय के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे दिया गया है कि मानव शरीर में तत्वों की प्रचुरता के संबंध में कौन सा सही है। आप देख लीजिएगा यहां पर कौन सा सही है, यानी सबसे ज्यादा क्या होता है, उससे कम, उससे कम, उससे कम क्या होता है। तो डायरेक्टली इसका आंसर फिर से मैच करिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन, लास्ट में नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अभी हमने कंप्लीट 50 क्वेश्चन कराया है, तो आपने इसमें से कितना सही क्वेश्चन करा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाद बाकी अगर लग रहा है कि आपको इसमें तैयारी करने की जरूरत है तो मन से तैयारी करें। इसमें बहुत सारे क्लास मैंने बता दिया है वन प्लस डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी सर्च करिएगा, वो सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। और भी क्लास देखने के लिए, और भी कुछ बताने के लिए, सुझाव देने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाद बाकी मैं बोलूंगा कि आर्मी क्लर्क का वीडियो को जरूर ले लेना, आपको एग्जाम देने के बाद पता चल जाएगा कितना ज्यादा यूजफुल है। प्राइस अभी कम है, इसका फी कम है, 999 में आपको इंग्लिश मिल जाएगा, और 800 में आपको मिल जाएगा मैथ का क्लास मिल जाएगा, जो कि कंप्लीट रहेगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, यानी कि आपको पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।